ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी आज करेंगे पहली प्रशासनिक बैठक। राज्य की पहली भाजपा सरकार के एक्शन प्लान पर होगी चर्चा। सभी जिलों के एसपी और सीनियर अधिकारी रहेंगे मौजूद। बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा दावा। कहा, बंगाल में वोटर्स के नाम कटने से बीजेपी को मिली जीत। एसआईआर के जरिए बंगाल से हटाए गए थे लाखों लोगों के नाम। आज तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्य ने लिए पद और गोपनीयता की शपथ। चेन्नई सचिवालय के विधानसभा कक्ष में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथगाई का ऐलान। विजय सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होगी कांग्रेस। निकाय और लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे साथ। पीएम मोदी पर भड़की राहुल गांधी। कहा, ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। पीएम ने कहा था, सोना ना खरीदे, विदेश ना जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला। पिछली सुनवाई में आवास मिलान की अर्जी हुई थी खारिज। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता रमेश श्रींखला का पलटवार। कहा, बीजेपी ने खुद दिल्ली में सीएम चुनने में लगाए थे 50 दिन। पीएम मोदी ने केरल के सीएम चुने जाने में हो रही देरी पर उठाए थे सवाल। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। आप नेताओं को आरोप मुक्त करने के फैसले को सीबीआई ने दी है चुनौती। केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के प्रतिनिधित्व के लिए आज नियुक्त हो सकते हैं वरिष्ठ वकील। सोमनाथ अमृत महोत्सव आज जामनगर पहुंचे पीएम मोदी। जनसभा रोड शो करेंगे। पहली बार मंदिर के शिखर का 11 तीर्थों के जल से होगा कुंभाभिषेक। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। एआईएमआईएम को बताया आतंकवादी संगठन। एआईएमआईएम को बैन करने की उठाई मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग में घसीटने पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तोड़ी चुप्पी। कहा, ईरान पर हमले का रिस्क हम दोनों जानते थे, अभी खत्म नहीं हुई जंग। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को ट्रंप ने किया खारिज। फिर से भड़क सकती है पश्चिम एशिया में जंग। थाईलैंड के पूर्व पीएम ताकसिन 8 महीने बाद जेल से हुए रिहा। भ्रष्टाचार के मामले में ठहराए गए थे दोषी। पैरोल पर मिली रिहाई। अमेरिका चीन के बीच रिश्तों में आया नया मोड़। 9 साल बाद चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। व्यापार और ताइवान पर होगी बड़ी बातचीत। नेपाल में बड़ा विमान हादसा टला। टर्किश एयरलाइंस के विमान के टायर में लैंडिंग के वक्त लगी आग। विमान में 278 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स थे सवार। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट बरकरार। डॉलर के मुकाबले 139 पैसे गिरकर 94.90 पर आया रुपया। नोएल टाटा का बड़ा एक्शन। श्रीनिवासन और विजय सिंह की टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट से कर दी छुट्टी। तेल कंपनियों पर पड़ा भारी दबाव। रोज 1700 रुपए तक का हो रहा घाटा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समेत कई तेल कंपनियों को हो रहा रिकॉर्ड स्तर का अंडर रिकवरी घाटा। जनता पर महंगाई की मार। जेब पर भारी पड़ेगा एफएमसीजी संकट। साबुन, बिस्कुट समेत राशन के दाम बढ़ने के आसार। अब सिर्फ डॉलर नहीं, कई करेंसी पर चल सकती है ग्लोबल अर्थव्यवस्था। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। वैश्वीकरण की रफ्तार धीमी पड़ने की जताई गई है आशंका। नमस्कार जी, आज 11 मई राष्ट्रीय तकनीक दिवस है। इसी दिन 11 मई 1998 को में राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। ये परीक्षण जमीन के नीचे किया गया था, जिसका उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति को दुनिया के सामने दिखाना था। इस मिशन में भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर काम किया था और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखा जाने लगा।
हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी जंग के असर को लेकर कई अहम बातें कही, जो कि अब चर्चा का विषय बन चुकी है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, पीएम की इन अपीलों के बाद देश के कोने कोने में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदें। पीएम की इन बातों से अंदाजा लगाया गया कि उन्होंने देश में आने वाले आर्थिक संकट के प्रति लोगों को अलर्ट किया है। चलिए पहले विस्तार से बताते हैं कि आखिर पीएम ने किन बातों पर जोर दिया है। दरअसल पीएम ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की है। देश हित में आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना न खरीदे। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पीएम ने अपील करते हुए कहा कि सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। पीएम ने कहा पेट्रोल डीजल बचाएं और कार पूलिंग करें। अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने, मेट्रो में सफर और कार पूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठा कर ले जाएं। पीएम ने कहा कि हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम ने कहा कि वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की जनता से पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की और इस अपील के बाद लोग पैनिक हो गए और किसी बड़े संकट की चेतावनी समझकर दिल्ली एनसीआर के कई बड़े पंपों पर बड़ी संख्या में अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने निकल पड़े। गाजियाबाद में लाल कुएं के पास एक पेट्रोल पंप पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी पेट्रोल पंप पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोगों में डर का माहौल था। हालांकि पंप कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना था कि हम मीडिया में खबरें पढ़ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। आज पीएम मोदी की अपील से ऐसा लगा कि अब सरकार चेतावनी दे रही है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। इससे साफ है कि सरकार अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बारे में सोच रही है। अब सवाल आता है कि अगर देश की जनता 1 साल तक सोना न खरीदे या सोना खरीदना कम कर दे तो क्या बदलाव होगा। बता दें कि भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024 से 2026 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025 से 2026 में 6.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है। यही वजह है कि जब भी गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम कर दे या पूरी तरह रोक दे तो सबसे बड़ा असर देश के आयात बिल पर दिखाई देगा। गोल्ड इंपोर्ट घटने से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपयों पर दबाव भी घट सकता है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि गोल्ड खरीदारी बंद होने का असर पूरी तरह सकारात्मक भी नहीं होगा। भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर एक साल तक सोने की मांग अचानक कम हो जाए तो ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लोग गोल्ड खरीदने के बजाय बैंक, एफडी, एसआईपी, शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में पैसा लगाना शुरू करें तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा हो सकता है। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और वैश्विक तेल संकट के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका गहराने लगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से कई बड़ी और अहम अपील की है। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से अपनाने, ईंधन की खपत कम करने और यहाँ तक कि एक साल तक शादियों में सोना न खरीदने का आग्रह किया है। आप पीएम की इस अपील पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार साथियों, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, वो दिन जो भारत की वैज्ञानिक शक्ति, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तकनीक केवल मशीनों का नाम नहीं, नई सोच अपनाने का, तकनीक को समाज के विकास में लगाने का और भारत को तकनीक के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने का। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलनाडु में विजय राज शुरू हो गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकल ने टीवी के चीफ विजय को सीएम पद की शपथ दिलाई। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरे राज्य के हजारों लोग शामिल हुए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद विजय ने कहा, ये एक नई शुरुआत है। वास्तविक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय का एक नया युग अब शुरू होता है। इस भावुक क्षण में मैं क्या कहूँ या कैसे शुरुआत करूँ, ये मुझे नहीं पता। मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच से आया हूँ, आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह। आपने मुझे प्यार से गले लगाया और सिनेमा में मुझे एक महान स्थान दिया। एक सहायक निर्देशक का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है। इसके बाद विजय ने मंच से ही 3 बड़े फैसले भी कर दिए, जिसमें सभी परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित सिंगापेन रैपिड रिस्पांस फोर्स और हेल्पलाइन का गठन। राज्य भर में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए हर जिले में एक विशेष एंटी ड्रग टास्क फोर्स की स्थापना शामिल है। इसके अलावा विजय ने पिछली डीएम की सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के वित्त और 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने का आदेश भी दिया। विजय के इस ऐलान पर डीएम के चीफ एम के स्टालिन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि फरवरी में हमारी सरकार ने बजट पेश किया था, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी दी गई थी। इसलिए विजय को चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार का खजाना खाली है। वैसे विजय ने ये साफ कर दिया है कि वो सभी वादे पूरे करेंगे और इसमें इंडिया गठबंधन में विजय के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता के नए समीकरणों के बीच हिंसा की खबरों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पूर्वी मिदनापुर के खेजूरी स्थित हिजली शरीफ इलाके में बीजेपी समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया गया है। यहाँ टीएमसी समर्थकों की करीब 60 दुकानों को उपद्रवियों ने फूंक दिया है। इस घटना को लेकर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस बर्बरता की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल दागते हुए लिखा, क्या आप भय यानी डर को इसी तरह बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं? बंगाल को आग के हवाले करके खेजूरी के निज कस्बा ग्राम पंचायत हिजली शरीफ में जो कुछ भी हुआ वो किसी बर्बरता से कम नहीं है। बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने 60 से ज्यादा दुकानों को आग लगा दी, जिससे रातों रात मासूम लोगों की रोजी रोटी तबाह हो गई। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें थी, उनके लिए कोई अंतर नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि हमला किसी एक समुदाय पर नहीं, बल्कि बंगाल के सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक ताने बाने पर एक सोची समझी साजिश है।
उन्होंने साफ किया कि बंगाल हिंसा के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा और दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य की कानून व्यवस्था को घेरा। नई सरकार के शपथ ग्रहण का जिक्र करते हुए उन्होंने पोस्ट किया कि परिवर्तन की शपथ के अगले दिन भी बंगाल में हालात खराब हैं। खेजड़ी में बीजेपी के गुंडों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की करीब 60 दुकानों को आग लगा दी। अब सवाल है कि 700 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां कहां हैं? खेजड़ी के निज कस्बा ग्राम पंचायत में हुई इस आगजनी से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह तबाह हो गई है। फिलहाल इलाके में तनाव व्याप्त है और भारी पुलिस बल की तैनाती की मांग की जा रही है। अब इन हालात पर कब तक काबू पाया जाता है, ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसके बाद योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 2 को कैबिनेट मंत्री, 2 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे का नाम शामिल है। वहीं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। वहीं इस फेरबदल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए साफ पूछा कि इतने कम समय में ये मंत्री क्या कर लेंगे। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं, इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं। क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमजोर को चुना जाएगा, जिससे कि उसकी कमजोरी कुछ कम हो जाए? जनता ये भी पूछ रही है कि आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे, जब 9 साल में ये सरकार कुछ नहीं कर सकी। वो भी केवल वही करेंगे जो भाजपा सरकार ने किया है, भ्रष्टाचार और अत्याचार। जैसा आप जानते हैं कि अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में ही यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शपथ लेने वाले नेताओं का कार्यकाल 9 से 10 महीने ही होगा। और इस बीच अखिलेश यादव के सवालों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से उनके सवालों का कोई जवाब आता है या नहीं। परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ ऑफिस, इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बोगस कामकाज चल रहा है। और जो कभी हम पे आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि किसके खाते में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये राशन कार्ड का नंबर है 346723। एक नंबर का एक ही राशन कार्ड होता है। इधर आप देखिए, ये राशन कार्ड 347623, ये भी 346723, ये भी 346723, ये भी 346723। अब ये किसका है? तो फिरोज गनीदर। ये किसका है? तो शादाब। ये किसका है? मेरुजुल। मतलब ये रोहिंग्या मुस्लिम ने ज्यादातर काम किया हुआ है। यहाँ पे भी नहीं रुके वो। लाइट बिल, अब लाइट बिल देखिए, ये लाइट बिल है। एक्चुअल में नेट पे जाएंगे, आर्किड डेवलपर्स के नाम पे इसका लाइट बिल निकाला, स्कैनिंग किया और अपना नाम डाल दिया। इधर क्या नाम डाला? असगर अली। उसके बाद महानगर पालिका के बर्थ सर्टिफिकेट, महानगर बस एक उसका कोड नंबर होता है, ये नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट का 3097। अब 3097 कितने? 1 2 3, ये सब कागज का उपयोग करके उन्होंने यहाँ से परमिट लिया। परमिट के आधार पे आधार कार्ड का नाम चेंज किया। यहाँ के बाद में राशन कार्ड के लिए जाएंगे, इस तरह का ये एड्रेस प्रूफ बनाएंगे। मैं हमारे परिवहन विभाग से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये देते समय एक भी ओरिजिनल वेरीफाई नहीं किया? सोसाइटी का लेटर लेके आओ, प्रूफ लेके आओ कि आप यहीं पे रहते हो, तब हम जाके लेटर दे। और ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप परमिट दे रहे हो, कोई एनओसी नहीं दे रहे हो। इतना बड़ा काम कर रहे हो, परमिट दे रहे हो, और आपने एक कागज नहीं देखा। सभी बोगस, खाली पैसे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इस प्रकार का कामकाज किया। परिवार प्रताप सरनाइक को भी मैंने कहा कि सर जरा मीरा भाईंदर में देखिए क्या चल रहा है, सब घोटाले चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी आप शिकायत दीजिए। तो इस प्रकार का कामकाज इस आरटीओ ऑफिस में चल रहा है। बोरीवली में भी, कल्याण में भी हो रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में बहुत ज्यादा। ये बड़े शर्म की बात है कि परिवहन विभाग के नेता यहाँ रहते हैं और उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। जो लोग दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और उन्हें जेल में डाला जाए, और जिन लोगों ने छापा है वो भी इसके ऊपर उनके उस हिसाब से भी कार्रवाई है। रजिस्ट्रिंग ऑफिस भी कार्रवाई करे
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कार्रवाई करे, अडानी भी कार्रवाई करे, जिन जिन के बोगस डॉक्यूमेंट छापे वो डिपार्टमेंट कार्रवाई करे। क्योंकि जो हम पे कभी आरोप करते थे यहाँ भ्रष्टाचार है वहां भ्रष्टाचार है, बोले दिए तले अंधेरा, आप ही के विभाग में भ्रष्टाचार इस मीरा भाईंदर में सबसे ज्यादा है, उसे आप निकालिए, नहीं तो फिर इसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन होगा। रोहिंग्या मुस्लिम मीरा भाईंदर में बड़े पैमाने पे बोगस कागज पत्र करते और फिर जाते तो प्रूफ दिखाते, मेरा आधार कार्ड देखो, मेरा परमिट देखो, मेरा राशन कार्ड देखो, जबकि सब बोगस के ऊपर पे आधार पे बनाया।